हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ एंड हाउ आर यू। बेसिकली आप लोगों का हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था। 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने। यूनिट 1 सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर स्टार्ट किया था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने सीक्वेंस बताया था, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में समझाया था, और कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है उसके बारे में डील किया था आपसे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम दूसरा लेक्चर है उसका, है ना। लेक्चर सीरीज में जो भी लेक्चर हो, ये 14-15 जो भी हो, तो आज हम करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, है ना। इसकी कन्वर्जेंस के बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर कोई सीक्वेंस है एक्सन, मान लो एक्सन यूज करेंगे, ए एन यूज कर लो या एक्सन यूज कर लो, जो मन हो। एक्सन सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट तब बोलेंगे यहाँ पे, मतलब ये हम कह रहे हैं कि एक्सन कोई सीक्वेंस है ये, और ये एक्सन सीक्वेंस किसी पॉइंट एल पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये तभी कन्वर्ज करेगी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, जैसे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है ना, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर यम, और ये एम ऐसा होना चाहिए जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। क्या होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, मतलब कोई सीक्वेंस एक्शन है, हम कहेंगे कि वो एल की तरफ कन्वर्ज कर रही है। कब, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एक एप्सिलॉन के लिए। एप्सिलॉन एक सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो कह रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पॉजिटिव इंटीजर यह मिलना चाहिए जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, ठीक है। जो कि किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। सच डेट, कंडीशन ये होनी चाहिए, सच डेट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल, जहाँ पे कन्वर्ज कर रही है उसका डिफरेंस उस लिमिट के साथ एप्सिलॉन से लेस हो, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू यम। ये होती है डेफिनेशन कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिए। जो एल होता है इसे लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है एल, वेयर एल, ये जो एल है ये होता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अभी समझाएंगे, सब परेशान ना हो। एल होता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, और सिंबॉलिकली इसको हम यूज करते हैं, सिंबॉलिकली इसे हम लिखते हैं कि एक्स एन इज कन्वर्स टू एल एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यूं कह लो कि जब हम लिमिट निकालते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक्स एन की, तो क्या आनी चाहिए, एल। ये वाला एल की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो कन्वर्जेंस ऑफ लिमिट ये होती है कि हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव लो, उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर यम एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। जो कि कहाँ पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे डिपेंड करे। तो हम कहेंगे कि वो इस डेफिनेशन से कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस हो जाती है, क्लियर। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कराएंगे, परेशान नहीं होना। पहले ये समझो कि डेफिनेशंस कहती क्या है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो इस डेफिनेशन का यूज करके आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आया आपके पास ये आपको एक एसएन सीक्वेंस दी गई है। एसएन सीक्वेंस क्या दी गई है, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक। और कह रहा है ये कन्वर्ज करती है, मान लो एस एन ये कन्वर्ज करती है कहाँ पे, 1/2 पे। इसका लिमिट 1/2 है। तो आप जस्ट सिंपली एस एन की लिमिट निकाल लो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से आप लिमिट निकालोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारे पास बेसिकली बना लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5/n स्क्वायर। जैसे इन्फिनिटी रखोगे ये 1/2 की तरफ जाएगी, तो ये क्या हो गई हमारे पास एल। तो डेफिनेशन हमने लिखी कि उस सीक्वेंस का, इस एल का डिफरेंस निकालो आप। निकालो क्या आएगा। तो इस सीक्वेंस से एल का डिफरेंस हमारे पास आता है, सीक्वेंस की वैल्यू है एन स्क्वायर प्लस 1
2n² प्लस 5 माइनस एल की वैल्यू है 1/2, इसका हमको लेना है मॉड। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2n² प्लस 2 माइनस का 2n² माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 2n² प्लस का 5। ये कैंसिल हो गया, 2 से 5 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, यानी मॉड जब हटाओगे तो प्लस का हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 2n² प्लस 5, ये वाली टर्म आएगी। अब ये जो टर्म आई है आपके पास n नंबर में, अब देखो इसको हमें क्या करना है, इस वाली टर्म को लेस करना है, किससे, हमको एप्सिलॉन से लेस करना है। करो एप्सिलॉन से लेस, किस तरीके से आएगा। एप्सिलॉन से लेस करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी n निकालने की, तो यहाँ से n निकालो, क्या निकलेगा ज़रा ध्यान दो। n को हम निकाल रहे हैं तो n किस तरीके से निकलेगा उस चीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे अभी। तो यहाँ से n निकालिए, जैसे अगर आप इसको एप्सिलॉन से लेस करोगे, और एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करना चाहिए, डिपेंडिंग, देखो हमने डेफिनेशन में लिखा है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर यम, कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर यम एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, और जहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, n ग्रेटर आर इक्वल टू यम होना चाहिए। तो हमें n ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना क्या है, यम, यम ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे, पहले यहाँ से n निकालो, तो ये हो जाएगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, तो आएगा हमारे पास टर्म 3/2, इधर ले लो एप्सिलॉन लेस देन, ये हो गया 2n² प्लस 5, इधर चला गया, मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लिख सकता हूँ ना, वेरी गुड। ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब जैसे ये जो क्वांटिटी है 2n² प्लस 5, ये लगभग लगभग किसके बराबर होगी, 2n² के ही तो बराबर होगी, लगभग लगभग ऐसा सोच लेते हैं, प्लस 5 जुड़ रहा है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, है तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर इसके लगभग लगभग हम इसको मान लें तो आ जाएगा 3/2 एप्सिलॉन लेस देन 2n²। तो यहाँ से जो टर्म मिलेगा वो n² ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 3/4 एप्सिलॉन, ये टर्म आएगा। अब यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वो ग्रेटर देन अंडर द रूट 3/4 एप्सिलॉन, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही तो यम है, n ग्रेटर देन m आना चाहिए फॉर ऑल, क्या था, फॉर ऑल, देखो डेफिनेशन में फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m होना चाहिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। तो ये वाली बात हमारे पास सही है, मतलब बाई डेफिनेशन जो 1/2 लिमिट आई है वो सही है। बस यहाँ पे हमें चेक ये करना था कि यम क्या होगा, है ना, m एक पॉजिटिव इंटीजर होगा जो इससे क्या होगा, लेस होगा, है ना। तो m हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म m बन गया, इसको हमने m कंसिडर कर लिया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर, आ गई बात समझ में, आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो फिर से करा देंगे, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसके बाद में थोड़ा और कॉन्सेप्ट में आगे हम बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास, इसकी लिमिट आपने पढ़ी होगी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप किसको निकालते हैं, 1/1/n की पावर n, इस टाइप के फंक्शन की लिमिट आती है हमारे पास क्या, e, है ना। तो इसको हम सीक्वेंस मान ले रहे हैं क्या, Sn एक सीक्वेंस है हमारे पास ये वाली जो कि ई पे कन्वर्स करती है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, बाय डेफिनेशन मैं सिखा रहा हूँ आपको, बाकी तो आपको ये याद करना है कि ई पे जाता है, यही पूछा जाएगा। ये आ जाएगा Sn से आप ई को माइनस करें, इसको हमें दिखाना है लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, इसके लिए फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू यम के लिए, जहाँ पे m जो है ये डिपेंड करता है किस पे, एप्सिलॉन पे। कहाँ पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, ठीक है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है ना। तो पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ जो m आया था वो एप्सिलॉन के साथ में आया था ना, वो वाली बात। तो यहाँ से जो Sn है उसको लिखो 1/n की पावर n माइनस यहाँ पे आ जाएगा e, इस तरीके से आएगा, आएगा ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करोगे, हमें इसको दिखाना है इसकी कन्वर्जेंस,
इससे एप्सिलॉन से लेस होती है कि नहीं होती है, किस तरीके से दिखाओगे? इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है। अभी हमने आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं बताया है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये बता देते हैं, फिर इसको इस क्वेश्चन को कराने पे थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करते हैं। पहले हम इससे पहले वाले टॉपिक कवर करते हैं जहां मोनोटोन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस तो करा दिया था, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, इवेंचुअली सीक्वेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझाते हैं। क्लियर? ओके। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, डेफिनेशन कन्वर्जेंस सीक्वेंस की होती है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच डेट, जहाँ पे xn माइनस एल लेस देन हो एप्सिलॉन के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, जहाँ पे n को हमने बताया कि ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है जिसे हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक। अब यहाँ से एक बात और देखिए, जैसे ये वाला हमारे पास आता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड की वैल्यू है तो माइनस एप्सिलॉन से xn माइनस एल, इस तरीके से होगी। अगर l दोनों तरफ हम ऐड कर दें तो xn जो है बिलोंग करेगा इसमें, यानी जो है xn बिलोंग कर रहा होगा l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो अगर xn l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में भी बिलोंग करे हर एक एप्सिलॉन के लिए जहाँ पे m एग्जिस्ट करता है, और m किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे, और n ग्रेटर आर इक्वल टू m होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन भी बन जाए तो उस केस में भी हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। ठीक। अब हम बात करते हैं कि जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं, ध्यान दो, अब हम रिजल्ट की तरफ जाते हैं। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप जितनी पाओगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ ली, एक एग्जांपल हमने आपको सिखा दिया। जितनी भी सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती हैं वो बाउंडेड होती हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखो रिजल्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1/n ले लो, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। 1/n का लिमिटिंग पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे 1/1 है और यहाँ पे क्या है 0 है, 1 का आधा 1/2 हो जाएगा, इसका आधा फिर 1/4 हो जाएगा, इस तरीके से आता चला जाएगा। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे डेंस हो जाएगा बिल्कुल, ये जीरो की तरफ सारी की सारी टर्म आ जाएंगी, है ना, जीरो की तरफ सारी की सारी टर्म आ जाएंगी। इसका जो है अपर बाउंड मैक्सिमम जो है 1 तक जाएगा, मिनिमम जो है 0। तो 0 1 के बीच में क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। तो ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड, और कन्वर्स भी है। कन्वर्स कहाँ करती है, 0 पे। जो लिमिट है, लिमिट सीक्वेंस की होती है, वो जहाँ पे कन्वर्स करता है लिमिट पॉइंट पे कन्वर्स करेगा, तो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर का भी हो सकता है और सेट के बाहर का भी हो सकता है। लिमिट पॉइंट भी बताएंगे, पहले ऐसे सीखो। तो जैसे कन्वर्जेंट, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, अगर इसको प्रूफ किया जाए तो कैसे करोगे? जैसे मान लो xn कोई सीक्वेंस है और वो l पे कर रही है कन्वर्स, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that xn minus l less than epsilon for all n greater r equal to m। ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से ये भी हमने लिखा कि जो है xn बिलोंग करती है कहाँ से, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के अंदर, फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m के बीच में ऐसे बिलोंग करती है। ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि xn इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ टर्म होंगे, यानी m टर्म ऐसे होंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि m टर्म, ये यहाँ पे जो लिखा है, यानी m टर्म को छोड़कर देयर आर m टर्म्स व्हिच आर आउटसाइड, मतलब कुछ m टर्म ऐसे होंगे जिनको छोड़कर, है ना, मतलब जो m टर्म होंगे वो बाहर होंगे सीक्वेंस से। m टर्म के बाद जितने सारे टर्म आएंगे वो इसके अंदर लाई करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं। तो अगर इसके अंदर लाई करेंगे तो वहाँ से हमको मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा। हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे समझो, ये जो लिखा होता है कि
जैसे मान लो हमने कह दिया एक्सन बिलोंग कर रहा है 1/2 माइनस एप्साइलन से लेके 1/2 प्लस एप्साइलन के बीच में, और फॉर ऑल जहाँ पे n क्या है, n ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि यम तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 5 के बाद वाले टर्म यानी 5 तक के छोड़ दो, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक छोड़ दो तुम। 5 के बाद जितने भी टर्म आएंगे उनमें एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। कंफर्म बात, ये बात हम बोल रहे हैं। तो ये इसको हटाओ, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देयर आर फाइनाइट एम टर्म, कितने टर्म होंगे यहाँ पे जो लिखा होगा, देयर आर फाइनाइट एम टर्म, देयर आर फाइनाइट यम टर्म विच आर आउटसाइड, जो कि क्या होंगे, बाहर होंगे, विच आर आउटसाइड, बहुत बढ़िया, ऑफ किसके आउटसाइड होंगे, एल माइनस एप्साइलन से एल प्लस एप्साइलन तक के। सो वी कैन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो वी कैन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम आउट ऑफ देयर, आउट ऑफ दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम आउट ऑफ दिस। ठीक, तो एक मान लो हमको g मिल गया, उसको कह दिया कि वो मिनिमम है, और मिनिमम क्या होगा, l माइनस एप्सिलॉन, इसके बाद वाली सारी टर्म x1 x2 कहाँ तक की लेनी है हमको, x m माइनस 1 तक की, क्योंकि बाकी तो सब छूट ही गई। एक मान लो g डैश ले लेते हैं, वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम हमको कहाँ तक जाएगा, l प्लस एप्सिलॉन तक, कहाँ तक लेना है, x1 से लेके x m माइनस 1 तक। तो यहाँ पे हमको दो, एक मिनिमम मिल गई और एक मैक्सिमम मिल गई। जी मिनिमम है तो जी सबसे छोटा होगा, यहाँ पे एक्सन आ गया और यहाँ पे जी डैश आएगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल गई तो यानी एक्सन बाउंडेड हो गई। ये जी और जी डैश क्या है, ये वैल्यूज हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस होती हैं वो सारी की सारी कैसी रहने वाली हैं, बाउंडेड। तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्सन जो है वो बाउंडेड है। ठीक, एक्सन कैसी है हमारे पास, बाउंडेड। बहुत बढ़िया। कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रू नहीं है कि अगर मान लो कोई सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड हो और वो कन्वर्जेंट हो। ठीक, यहाँ पे हमने एक रिजल्ट जो लिखा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नॉट ट्रू। ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सन अगर आप ये चूज कर लेते हैं सीक्वेंस -1 की पावर n, तो ये सीक्वेंस के टर्म कैसे आने वाले हैं, एक -1 1 -1 1 ऐसे आने वाले हैं। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, -1 1। ये क्या है, रेंज। और रेंज है ना, तो ये जो सीक्वेंस होगी ये इसी के अंदर बाउंडेड होगी, इसके अंदर, है ना। ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, ये बात हम आपको समझाएंगे। क्लियर, आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी सीक्वेंस है, एक रिजल्ट होगा, दूसरा रिजल्ट लिखो, ये सब डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कोई भी सीक्वेंस है वो एक से ज़्यादा लिमिट पे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्स नहीं करेगी। अ सीक्वेंस लिखो, अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्स, कैन नॉट कन्वर्स टू मोर देन 1 पॉइंट, टू मोर देन 1 पॉइंट। कोई भी सीक्वेंस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्स नहीं करेगी। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्स करती है तो फिर समस्या है। क्लियर, इसको आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो कि अगर कोई भी सीक्वेंस है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्स नहीं करेगी, तो कैसे प्रूव करोगे। हम ऐसा मान के चलेंगे सीक्वेंस है वो 2 पॉइंट पे कन्वर्स कर रही है, अगर ये बात गलत होगी तो कुछ कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। जैसे लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो, let if possible a sequence xn have two different limit, have two different limit। हमने मान लिया कि इसके पास दो डिफरेंट लिमिट है, एक कह दिया l और दूसरी कह दिया l डैश। अगर ऐसा मैंने बोला तो इसका मतलब अगर l और l डैश डिफरेंट है तो l l डैश के इक्वल नहीं होगी।
एल एल डैश के इक्वल नहीं होगी तो यानी उसका जो डिफरेंस होगा वो जीरो से बड़ा होगा, कुछ ना कुछ उसका डिफरेंस आ रहा होगा। तो मैं इसमें चूज कर लेता हूँ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या चूज कर लेता हूँ, हाफ एल माइनस एल डैश। ऐसा क्यों चूज किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि एल क्या है, लिमिट है। अगर एल लिमिट है, सो फार एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एंड वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट, डेफिनेशन लगा दी, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली एल डैश भी लिमिट है, तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट एन टू इन नेचुरल नंबर सच डैट एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू। ऐसा हो गया। नाउ सेलेक्ट, अब क्या आप सेलेक्ट करोगे ऐसे कि ये जो मैक्सिमम है इसका n1 और n2 का, इसे आप n मान लो, n1 और n2 का मैक्सिमम आप m मान लो, ठीक। तो अगर इसको मैक्सिमम m मानोगे तो यहाँ से क्या आएगा कि एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m, क्योंकि n1 को भी मैक्सिमम माना है, n2 को भी मैक्सिमम मानोगे तो एक्स एन माइनस लेस देन एल डैश, दूसरे में एल डैश रहेगा ना, दूसरे के लिए एल डैश का काम कर रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m। अगर ऐसा है तो अब चूंकि हमने कि यल माइनस एल डैश ये कुछ नंबर होगा, तो आप क्या करो, इसमें एक्स एन ऐड कर दो, माइनस कर दो, और एक्स एन ऐड कर दो माइनस का एल डैश, ऐसे, ठीक। अब मॉड की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा इस तरीके से, एक्स एन माइनस एल प्लस एक्स एन माइनस एल डैश, इस तरीके से हो जाएगा। चूंकि ये एप्सिलॉन से लेस है, ये भी एप्सिलॉन से लेस है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 एप्सिलॉन, और 2 इंटू एप्सिलॉन को माना है 1/2 एल माइनस एल डैश, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ये किससे लेस आ जाएगा, इससे लेस आ जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है, मतलब जो वैल्यूज़ आई हमारे पास ओवरऑल वो एल माइनस एल डैश लेस देन आ गया, किससे, एल माइनस एल डैश से। ये दोनों थिंग तो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमने मान के चला था कि एल एल डैश इक्वल नहीं है, ये गलत बात है। तो सही बात क्या है, एल और एल डैश को इक्वल ही होना पड़ेगा, यानी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी ओनली वन पॉइंट पे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो कन्वर्स कर ही नहीं सकती किसी भी हालत में। ओके, समझ में आया। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो अब यहाँ से एक रिजल्ट और आता है कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है। अभी तक हमने ये जाना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो रहती हैं एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, है ना, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो रहती हैं वो बाउंडेड होती हैं, ठीक है। ये बात भी हमने आपको बताई। तो अगर इन दोनों को एक में मिक्स करके आप लिखोगे तो ये भी एक रिजल्ट बनता है बहुत बढ़िया। वो रिजल्ट कहता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड and have unique limit ठीक, दोनों को मिक्स करके लिख दिया। जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगी वो बाउंडेड होंगी और उनकी लिमिट कैसी होगी, सिंगल होगी, यानी एक होगी। क्लियर, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा देखो थ्योरेटिकल है पोर्शन, इधर थ्योरी है, तो हो सकता है बोरियत फील हो आपकी, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत आनंद आता है, लेकिन फिर भी समझना तो है ही है एक बार, लेकिन समझ के तो आपको मज़ा आएगा। ये भी प्योर पढ़ने का एक आनंद ही अलग है कि जीवन का रस जो है ना वो हाथ चलाने में नहीं है, महसूस करने में है। तो वही बात है, महसूस करो मैथ को, मज़ा आएगा। नाउ अब देखते हैं सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। देखो लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को हम ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई रियल नंबर है ए, उसको हम सीक्वेंस का लिमिट बोल रहे हैं कि ये सीक्वेंस की लिमिट है, तो उस रियल नंबर के नेबरहुड में जो है सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म कंटेन हो। मतलब समझो,
जैसे मान लो एक सीक्वेंस हमने लिया, पहले एग्जांपल से समझाते हैं, 1/n, ठीक। अब 1/n सीक्वेंस अगर मैं इसको प्लॉट करूं, 1, 1/2, 1/3, इस तरीके के नंबर आएंगे लास्ट में, ठीक, इस तरीके से नंबर आएंगे। और अगर ये बहुत आगे तक जाएगा तो 1/n इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो जीरो की तरफ जाएगा। मतलब अगर ये सीक्वेंस में प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे जीरो है मान लो, यहाँ पे 1 है, 1 क्योंकि बाउंडेड होती है तो यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ पे 1/4 आएगा, इन दोनों का हाफ यहाँ पे 1/8 आएगा, यहाँ पे 1/16 आएगा, ऐसे डेंस होता चला जाएगा कहाँ तक, जीरो तक। तो आप समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है कि ये सीक्वेंस की जो टर्म है वो देखो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी टर्म, चूंकि जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, ध्यान दो, जीरो इसका लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस का ये जीरो लिमिट पॉइंट है, तो जीरो के नेबरहुड में ये सारी इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस की आ रही हैं, जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म सीक्वेंस की आ रही, तो इसलिए ये डेफिनेशन हमने बताई, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, लिखिए, इस समझ में आया। इसलिए जीरो हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट, मतलब सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म, जो भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा उस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में क्या कर जाएंगी, कंटेन कर जाएंगी, तो हम उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये कि लिखो अ रियल नंबर ए, अ रियल नंबर ए is said to be limit point of a sequence, is said to be limit point of a sequence, ठीक, xn if every neighborhood, नेबरहुड को हम nbd लिख रहे हैं, of contains बहुत आसान लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, एन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस, एन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक। ये हो गई एक डेफिनेशन हमारे पास। डेट इज, समझो इसको, यहाँ पे लिखो डेट इज ए इज लिमिट ऑफ एक्सन, लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन if for any epsilon positive, if for any, ये दूसरी डेफिनेशन है, any epsilon positive however small, कितना भी छोटा हो, however small, then xn belongs to a minus epsilon से a plus epsilon। अगर हम a को लिमिट पॉइंट कह रहे हैं तो उस ए का नेबरहुड जो रियल लाइन पे होता है नेबरहुड, जैसे ये पॉइंट है तो इसका नेबरहुड क्या होगा, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ये इसका नेबरहुड होगा। तो उसके नेबरहुड में अगर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म लाई कर जाएंगी तब हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। वही बात हमने इस तरीके से लिख दी, फॉर एन इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन, फॉर एन इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड में कह देते हैं, चलो इन सिंपल वर्ड, और सिंपल देखो, सिंपल वर्ड में क्या कहोगे, इट मीन्स डेट, इट मीन्स डेट xn is arbitrarily, xn is arbitrarily close to, arbitrarily close to a for an infinite number of, for an infinite number of values of n, number of values of n, और है ना, इसका मतलब ये हुआ कि xn की इनफाइनाइट टर्म उस नंबर के क्या हो जाए, क्लोज हो जाए।
ठीक, या फिर यूँ कह लो इनफाइनाइटली मैनी टर्म ऑफ सीक्वेंस अकर वेरी क्लोज टू ये, या फिर ये बात कह लो इनफाइनाइटली मैनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस अकर वेरी क्लोज टू ये। ठीक, एज यहां पे और लिखो एज इन अ सेट, एज इन अ सेट। अगर सेट की हम बात कर रहे हैं तो जो लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट को हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं और इसको हम एक्युमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, है ना। चाहे आप लिमिट पॉइंट बोलो या क्लस्टर पॉइंट कहीं लिखा हो या एक्युमुलेशन पॉइंट लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। ये बात समझ में आई होगी, है ना, कि लिमिट पॉइंट होता क्या एक्चुअली में। मुझे लगता है कि मैं लिमिट पॉइंट को समझा पाया आप लोगों को, है ना। अब देखो इसका कुछ नोट हम लिखवाते हैं। लिमिट पॉइंट यार समझना बहुत बढ़िया है। पहला नोट लिखो, नोट ये है कि अगर अ नंबर ए, अगर कोई नंबर ए है, इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं है, इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, तो इफ, ऐसा कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच डेट, कहानी क्या हो रही होगी कि इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म लाई नहीं कर रहे होंगे। अगर कर रही होंगी तो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ एक्सन, यानी जो एक्सन टर्म है उसकी फाइनाइट वैल्यूज ही इसके नेबरहुड में आ रही होंगी। इसका मतलब वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर लिमिट पॉइंट होगा तब तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म आ रही होंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज सेट एक्सन, अ लिमिट पॉइंट अ रेंज सेट एक्सन, लिमिट पॉइंट रेंज सेट एक्सन इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन। मतलब अगर कोई सीक्वेंस है उसकी रेंज आप निकाल लो तो उसका जो लिमिट पॉइंट है सेम लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का होगा। अगर अ लिमिट पॉइंट रेंज सेट ऑफ एक्सन इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ एक्सन। क्लियर है ना। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ठीक, अब जैसे आपके पास अब सीक्वेंसेस थी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सीक्वेंस लिखी थी कि एक्स एन जो है हमारे पास -1 की पावर एन है, तो ये इसका रेंज क्या बनती थी, -1 1 -1 1, इस तरीके से ऑसिलेट करती है। तो जो ऑसिलेट करती है इनफाइनाइट बार, है ना, तो उस वही एलिमेंट आ जाते हैं उसकी रेंज के अंदर, रेंज ऑफ एक्सन। और इसके जो लिमिट पॉइंट है एक क्या है, -1 और 1, दो ही लिमिट पॉइंट हैं। तो ये इस सीक्वेंस के भी लिमिट पॉइंट होंगे। अब इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट कितने मिल गए, 2। जब किसी सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे इसका मतलब ये जो एक्सन सीक्वेंस है नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट को ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। क्लियर। जैसे मान लो जैसे 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 हमारे पास कोई दूसरी सीक्वेंस आ जाए, यानी एक्सन सिर्फ आप ले लो कांस्टेंट सीक्वेंस 1, तो सारे इनफाइनाइट टर्म 1 1 है 1 है, यानी 1 1 ये ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो इसका मतलब 1 आएगा इसकी रेंज में, इसकी रेंज में 1 आएगा, तो इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो 1 बनेगा। एक लिमिट पॉइंट है, यानी जो एक्सन है वो कन्वर्जेंट है। अब की बार समझ पा रहे हैं, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो एक लिमिट पॉइंट है। ये देखो एक्सन कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसके पास 2 लिमिट आएंगे। ऐसे एक सीक्वेंस हम ऐसे डिफाइन कर दें, एक्सन 0 1, जब x बिलोंग कर रहा है इवन में, जब x बिलोंग कर रहा है ऑड में, तो ये हमारे पास ऐसी सीक्वेंस आएगी, है ना, मतलब 1 0 फिर 1 0,
1,0 1,0 इस तरीके से ये ऑसिलेट कर रही है। तो इसके पास लिमिट पॉइंट क्या होंगे, 0,1 ही होगा। रेंज इसका ये होगा, इसके पास दो लिमिट पॉइंट है, यानी ये कन्वर्स नहीं करेगी। ये कैसी हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस बना के दें, जैसे एक्स एन बराबर बना दिया सीक्वेंस, जब एक्स बिलोंग कर रहा है मान लो रेशनल नंबर में तो आपको -1 दे दिया, और जब एक्स बिलोंग कर रहा है इरेशनल में तो आपको 1 दे दिया, इस तरीके से। तो इसके पास इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या आएगा, यही आएगा। लेकिन हम ये ऐसे नहीं लेंगे सीक्वेंस, इस तरीके से सीक्वेंस लेंगे -1 और 1। जब एक्स बिलोंग कर रहा होगा इवन में और जब एक्स बिलोंग कर रहा होगा ऑड में, तो इसके पास भी रेंज में -1 और 1 आएगा, यानी दो लिमिट पॉइंट, टू लिमिट पॉइंट। जब इसके पास दो लिमिट पॉइंट आएंगे तो नॉट कन्वर्जेंट होगी। कैसे होगी, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं आई थिंक समझ पा रहे होंगे, है ना। जैसे मान लो एक्सन, अभी आपने इसी तरीके की सीक्वेंस ली थी 1/n, ये 0 की तरफ जा रही, एक लिमिट पॉइंट कन्वर्जेंट भी है और बाउंडेड भी है। आप एक्सन इस तरीके से ले सकते हो cos n π/3, ये वाली सीक्वेंस ले लो। अब आपको बस चेक करना है, जैसे cos π/3 आ जाएगा, फिर cos 2π/3 आ जाएगा, फिर cos 3π/3 आ जाएगा, फिर cos 4π/3 आ जाएगा। इस तरीके से टर्म आती चली जाएंगी। अब इनकी वैल्यूज़ निकालो, फिर देखो कहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। cos 6 दूनी 12, cos 120 का मान क्या होगा, 90 + 30, है ना। साइन 30 का मान होता है √3 अब ये क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, 180। cos 180 का मान कितना होता है, 3 हट जाएगा ना, cos 180 कितना होता है, -1। बस इसके बारे में आप बात करोगे तो cos 18 कितना हो जाएगा, 6×18 60, 6 चौक 24, 240, 180 + 60, 180 + 80, 60 करोगे तो cos बदल जाएगा किस में, cos में ही रहेगा, और माइनस का cos 60 हो जाएगा। cos 60 होता है √3/2, माइनस का √3/2, फिर इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो इसी तरीके से आगे देखना है, एक दो वैल्यू और निकलने के बाद ये ऑसिलेट करेगी, 1/2 -1 √3/2, इस तरीके से टर्म आएंगे। तो इसके पास 2-3 लिमिट हो जाएंगे, मतलब ये भी सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्स नहीं करेगी, ये जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्स नहीं करेगी, यानी डाइवर्जेंट रहेगी। कैसी रहेगी, डाइवर्जेंट। समझ में आ रहा है ना। हमें लिमिट पॉइंट चेक करना होगा कि किस तरीके से सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकलते हैं। जैसे मान लो ये वाली सीक्वेंस आ गई आपके पास, xn 1 + -1 की पावर n, ये सीक्वेंस आ गई। तो ये दो तरीके से आएगी, जब n पॉजिटिव होगा यानी n जब इवन होगा तो ये ऐसी बनेगी, और n ऑड होगा तो ये इस तरीके से आएगी। 2n - 1 में इवन होगा तो आंसर +1 आएगा, ऑड होगा तो आंसर -1 आएगा, यानी ये 0 की तरफ कन्वर्ज करेगी और ये 2 की तरफ, इवन वाली 0 की तरफ और ये वाली 2 की तरफ, यानी दो सब सीक्वेंस बना ले। और जब इवन ऑड में सब सीक्वेंस बनाते हैं तो उनको हम कप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस, बताएंगे। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 0 और 2, मतलब ये जो है नॉट कन्वर्जेंट यानी डाइवर्जेंट है। नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड भी नहीं होगी। क्यों नहीं बाउंडेड होगी, क्योंकि इसके पास दो लिमिट पॉइंट आ गए। क्लियर, हो सकता है बाउंडेड हो सकता है बाउंडेड हो, बाउंडेड है भी, है ना। नॉट बाउंडेड तो आप नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक, ये बात समझ में आई। ओके, अब जैसे मान लो ये वाली सीक्वेंस ले लो, xn बराबर -1 की पावर n, और साथ में आ जाएगा 1 + 1/n की पावर n, इस तरीके से। तो इससे दो सीक्वेंस बनेंगी। ये जब इवन होगा तो ये ऐसे आएगा, यानी इवन होगा तो -1 की पावर 2n आएगा, ये भी आएगा 1 + 2n की पावर 2n, और जब ऑड होगा तो -1 की पावर 2n -1 आएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/2n -1 की पावर 2n -1, जहाँ जहाँ n है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये कन्वर्स करता है कहाँ पे, ई पे, ये हो जाएगा माइनस, ये कन्वर्स कहाँ करता है, ई पे। तो एक प्लस ई आएगा और एक माइनस ई, यानी इसके लिमिट पॉइंट -ई और +ई बनेंगे। मतलब ये भी गिवन सीक्वेंस जो होगी वो डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्स नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो इस सीक्वेंस के बारे में बात करो कि अगर एक्शन ऐसे डिज़ाइन करके दी जाए, log ऑफ
n log 1 + 1/n, इस तरीके से। तो अब ये हमारे पास आ जाएगी log ऑफ 1 + 1/n की पावर n, इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं log ऑफ an, जहाँ पे an क्या है हमारे पास, an है 1 + 1/n की पावर n। अभी हमने आपको सिखाया कि ये e पे कन्वर्स करती है, तो xn कहाँ पे कन्वर्स करेगा, log e पे कन्वर्स करेगी। log e का मान क्या होता है 1, यानी xn 1 पे कन्वर्स करेगा, यानी ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो जाएगी तो बाउंडेड, बाउंडेड हो जाएगी तो कॉसी भी हो जाएगी इन रियल, है ना। बताएंगे कॉसी क्या होती, समझ आ रहे हो। तो इस तरीके की जो भी सीक्वेंसेस अगर बना के दे दी जाए आपको, तो परेशान नहीं होना, ऐसे आपको सॉल्व करके देख लेना है कि क्या कहानी बनने वाली। क्लियर, बहुत बढ़िया, वाओ। और सीक्वेंस देखते हैं, सीक्वेंसेस यार बहुत सारी हैं, बस देखते रहो कि कौन सी सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्स करती है। हमें इसके बारे में जानने जानने रहना है और वर्क करते रहना। अभी मोनोटोन, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बहुत सारी सीक्वेंसेस सिखाएंगे, इवेंचुअली कांस्टेंट वगैरह वगैरह। जो कांस्टेंट नहीं है उसके बारे में भी, अनबाउंडेड सीक्वेंसेस कौन कौन सी होती हैं, डाइवर्जेंट क्राइटेरिया क्या होता है, सब कुछ सिखाएंगे और डिटेल में सिखाएंगे। बस आपको बने रहना हमारे साथ में और चीज़ों को देखते रहना, ठीक। और एक दो सीक्वेंस लिखते हैं, जैसे मान लो ये सीक्वेंस ले लो, xn बराबर आपको लिख के दे दी जाए 1 + 1/n की पावर n², इस तरीके की सीक्वेंस। और तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इसकी लिमिट आप निकालोगे, लिमिट xn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये आ जाएगा 1 + 1/n की पावर n², और पावर का होल कर लो, इधर लगा लो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये e पे जाएगा, e² पे चला जाएगा। e² क्या है, एक यूनिक लिमिट है, यानी ये क्या हो जाएगी हमारे पास, कन्वर्स कर जाएगी। और जैसे xn बराबर ये दे दिया जाए अगर आपको, साइन n π/3, साइन n π/3, साइन n π/3, ये ना लो, ये लो -1 की पावर n/n, ये सीक्वेंस लो। अगर ये सीक्वेंस दी जाए तो इसमें देखो क्या निकलेगा, इसमें एक इवन आएगा तो -1 की पावर, अगर हम कप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बनाते हैं तो एक इवन तोड़ेंगे और एक आर्ट पे तोड़ेंगे, तो -1 की पावर 2n/2n, ये हो जाएगा -1 की पावर 2n-1/2n-1। ये इवन है तो ये आ जाएगा 1/2n, ये आ जाएगा -1/2n-1। जब इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो ये भी 0 की तरफ जाएगा और ये भी 0 की तरफ जाएगा, यानी ये जो सीक्वेंस है ओवरऑल कहाँ जा रही है, 0 की तरफ, यानी xn जो है 0 की तरफ जा रही है, यानी ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कन्वर्जेंट हो जाएगी, साथ में बाउंडेड भी हो जाएगी, और साथ में कॉसी भी हो जाएगी। कॉसी बताएंगे, लेकिन अभी सीखते रहो, ठीक। तो इतनी बातें हमने सीख ली। अब इससे आगे की बात जो बोलेंजानो-स्ट्रास थ्योरम वगैरह है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा।